चलो हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, खासकर वो क्वेश्चंस जो इस साल बोर्ड में एक्सपेक्टेड है या जिस तरह के सवाल पूछे जाने एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। और उसमें हम अब लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे थे, हाइड्रोजन एटम में एनर्जी लेवल डायग्राम पर जो सवाल पूछे गए हैं, अभी तक जो पैटर्न रहा है उसके बेसिस पर हम लोगों ने एनर्जी लेवल डायग्राम और उसके 4 लेवल्स डिस्कस किए। एब्जॉर्प्शन लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, एब्जॉर्प्शन लाइन ऑफ बार्मर सीरीज एंड एमिशन लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, इनकी बात की। अब जब हम ईयर्स की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इन्हीं में से एक साल में पूछा गया है सवाल इन पार्ट्स के साथ एक एडिशनल पार्ट दैट इज ऑब्टेन मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, बच्चों मैक्सिमम एनर्जी फोटोन कब एमिट होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी लेवल और ग्राउंड स्टेट के बीच होगा। तो मैक्सिमम एनर्जी फोटोन E इक्वल टू 0 स्टेट और E इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन दोनों स्टेट्स के बीच होगा। तो मैक्सिमम एनर्जी फोटोन के लिए हम लिखेंगे मैक्सिमम एनर्जी फोटोन इज इक्वल टू, अगर 0 से ग्राउंड स्टेट के बीच ट्रांजिशन हो रहा है तो एक एंड का एनर्जी स्टेट हो गई जिसकी एनर्जी लेवल 0 है, जिसकी एनर्जी 0 है, यानी नो इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। और दूसरी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो सबसे बड़ा गैप है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो जो मैक्सिमम फोटोन एमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा, मैक्सिमम एनर्जी फोटोन, वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सेगमेंट से पूछा गया है कि राइट फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम एंड एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ ईच टर्म। 2011 में, तो आप समझ सकते हो कि ये भी कितना, इस पैटर्न का क्वेश्चन कितना एक्सपेक्टेड है इस साल। चलो हम फॉर्मूला लिखते हैं। और एक बात और मैं मेंशन कर दूं कि ये अकेला सवाल नहीं है, इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें लेमडा कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला पूछा है और पर्टिकुलर सीरीज़ का नाम दिया है। लाइक लाइमन सीरीज़ के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करने का एक्सप्रेशन लिखो, विजिबल लाइट में रेडिएशन लाई कर रहा है, वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्रेशन लिखो। तो हमें कौन सा एक्सप्रेशन लिखना है या बोर्ड क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे, ये फॉर्मूला इसके लिए है। 1 upon lambda is equal to RZ square 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square। ये किसी भी सीरीज़ के लिए लेमडा कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाने वाला फॉर्मूला पूछे तो हमें लिखना है। और रिडबर्ग कांस्टेंट को अगर हमको, उसको भी ये रिस्क नहीं लेना है कि बोर्ड हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है ईच एंड एवरी टर्म, तो हम इसको भी लिख देंगे। और मैंने कहा है कि तुमको याद करने के लिए मी4 कुछ ट्रिक्स, कुछ हिंट्स अपने को देनी रहती है। तो रिपीटिशन, रिवीजन या रिपीटिशन, राइटिंग और फोकसिंग, ये 3 इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं जिनसे हमें कोई फॉर्मूला याद होता है, कोई इंफॉर्मेशन लर्न होती है, मेमोराइज होती है। तो मी4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, फिर याद करो अगर हम इसका कहाँ से आया था ये, तो ये h³ हो गया था और c एडिशनल टर्म आ गया था, z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इसके बाद उन्होंने कहा कि सिंबल्स स्पेसिफाई करो, तो हम एक एक करके स्पेसिफाई करते जाएंगे। R is Rydberg's constant,
Z इज एटॉमिक नंबर जो कि हाइड्रोजन के लिए 1 होगा। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो सबको पता है, आपको बस ये इन्फॉर्म करना है करेक्शन करने वाले को कि मुझे पता है। तो कभी भी आप इस तरीके से आंसर लिखते समय एटीट्यूड नहीं रखेंगे कि ये तो जानी हुई मानी हुई बात है। नहीं, आपको प्रॉपर आंसर लिखना होगा अगर आप चाहते हो कि आपको मार्क्स अच्छे मिले, क्योंकि लिखने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप जानते हो सिविल सर्विसेज में एसे का एक पूरा पेपर होता है और काफ़ी ज़्यादा नंबर्स का होता है। तो लिखने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका इतना इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। ये भी आपकी स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी को एक पक्ष को दर्शाता है कि वो काबिलियत आप में है या नहीं। तो जो भी एग्ज़ाम है वो एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, H प्लैंक्स कांस्टेंट, C velocity of light in vacuum, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको इसी स्पेस में लिखे दे रही हूँ इसलिए मैं इस तरह लिख रही हूँ। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ये एकदम एक के नीचे एक इस तरीके से सीक्वेंस में लिखना है। और उसके बाद आता है N1 और N2। तो N1 लोअर एनर्जी स्टेट, N2 हायर एनर्जी स्टेट। ठीक, और क्वेश्चन ध्यान करो। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो रेडिएशन है ये विजिबल रीजन में लाई करता है। इसका मतलब बात हो रही है बामर सीरीज की। तो जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट जहाँ से ट्रांजिशन या तो शुरू होगा या एंड होगा वो N1 फॉर विजिबल रीजन, रेडिएशन। N1 इज 2, राइट। और यूवी रीजन का पूछेंगे तो N1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये रहा आपका फॉर्मूला जो आपको लिखना है इस तरह के क्वेश्चन में। और ये टर्म्स लेकिन इतने स्पेस में लिखने की आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। आप इसको सीक्वेंस वाइज एक के नीचे एक लिखेंगे नीटली। और विजिबल रीजन N1 इक्वल टू 2 और अल्ट्रावायलेट रीजन तो लाइमन सीरीज की बात हो रही है, N1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी 2 साल पूछा जा चुका है और अगर हम बहुत पिछले सालों में जाएं तो शायद हमें इससे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन मिलेगा। कैलकुलेट मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। मिनिमम वेवलेंथ का मतलब बात हो रही है मैक्सिमम एनर्जी की। तो मैक्सिमम एनर्जी का डिफरेंस किन दो स्टेट्स के बीच आएगा अगर एक n इक्वल टू 2 हो, जो कि है बामर सीरीज के लिए। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम एनर्जी का डिफरेंस आएगा अगर n इक्वल टू 2 से ट्रांजिशन सीधे आयनाइजेशन लेवल पर हो। ठीक, तो n इक्वल टू इन्फिनिटी यानी E इक्वल टू 0 एक एनर्जी स्टेट हो गई और n इक्वल टू 2 मतलब -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूसरी एनर्जी स्टेट हो गई। तो एनर्जी लेवल जो इसमें इन्वॉल्व होंगे दोनों, उनके बीच जो एनर्जी गैप होगा वो होगा +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब हम सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकालेंगे। तो डेल्टा E होगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब याद करो हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे। जब हमें डेल्टा E पता हो और लेमडा निकालना हो या लेमडा पता हो डेल्टा E निकालना हो,
12400 लेमडा अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, और ये जो वैल्यू आनी थी एनर्जी की ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पर तुमको वेवलेंथ निकालनी है, तो तुम लेमडा इक्वल टू 12400 और डेल्टा ई की वैल्यू जो भी एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व हैं उनका एनर्जी गैप आप लिख दो, जो कि +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो वैल्यू आएगी वो एंगस्ट्रॉम में आएगी। तो मिनिमम वेवलेंथ पूछी है, लेकिन एक बात मैं और तुम्हें याद दिला दूँ, हमने बात की थी कुछ इम्पॉर्टेंट सीरीज़ और उनके मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ की। तो इम्पॉर्टेंट सीरीज़ थी लाइमन और बामर, इस पर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और लाइमन सीरीज़ का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ यानी मिनिमम एनर्जी लेवल जो गैप इन्वॉल्व था, वो था n=1 से n=2। ये सबसे कम एनर्जी गैप का फोटोन या तो एब्जॉर्ब होता या एमिट होता, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ थी मैक्सिमम वेवलेंथ वो थी 1216। और जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस वाले लेवल इन्वॉल्व होते वो थे n=1 और n=∞। तो आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस मिल रहा था, और जो लेमडा उसके कॉरस्पॉन्डिंग निकल रहा था वो 912 एंगस्ट्रॉम था। ये वैल्यू हमने बात की थी कि हमको याद होना चाहिए। इसी तरह से बामर सीरीज़ के लिए भी n=2 से n=3 में जब ट्रांजिट हो रहा था, तो सबसे कम एनर्जी डिफरेंस का फोटोन या तो एब्जॉर्ब होता या एमिट होता, और वो जो पर्टिकुलर वैल्यू थी वो आ रही थी, आपको याद है, जो सबसे कम एनर्जी डिफरेंस का फोटोन निकल रहा था उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ थी 6563 एंगस्ट्रॉम, और जो सबसे मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन ट्रांजिट एक्सचेंज होता n=2 से n=∞ दो लेवल्स के बीच में, उसके लेमडा कॉरस्पॉन्डिंग लेमडा थी सीरीज लिमिट फॉर्म कर रही थी 3646। तो हमने बात की है कि कम से कम इन दो सीरीज़ की जो ये वैल्यूज़ हैं ये हमको याद रहेंगी तो हमको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादातर सवाल इन दोनों सीरीज़ से रिलेटेड होते हैं, फिर कुछ सवाल पैशन से रिलेटेड भी होते हैं। बहुत कम सवाल हैं जो ब्रैकेट और फुन से अभी तक पूछते देखे गए हैं। तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन हमारा ये आ गया 3646 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब हम चलते हैं उन न्यूमेरिकल्स पर, 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स जो सिर्फ इसी टॉपिक से पूछे गए हैं, और उसमें मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम एनर्जी लेवल डायग्राम और फ्रॉम द केसेस इन विच इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम वन लेवल टू अदर लेवल। तो जो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो है 2009 का, कि लेमडा फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज दे आर गिविंग 6563 नैनोमीटर, 656.3 नैनोमीटर, एंड दे आर आस्किंग सेकेंड लाइन्स वेवलेंथ। तो पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, 1/λ इज इक्वल टू r² 1/n1² माइनस 1/n2²। और हमें पता है कि पहली लाइन जो बामर सीरीज़ की मिलती है वो मिलती है जब लोअर एनर्जी लेवल जो इन्वॉल्व है दैट इज 2, और फर्स्ट लाइन मिलेगी हमको 1/3² दैट इज थर्ड लेवल से सेकेंड लेवल पर ट्रांजिशन के लिए। ठीक, और ये उन्होंने कहा है, ये वैल्यू है 656.3 नैनोमीटर इज इक्वल टू r² 1/2² माइनस 1/3²। इसको यहाँ एज इट इज छोड़ दो, और अब अगले पॉइंट पर आ जाओ। जो नेक्स्ट लाइन मिलेगी हमको वो मिलेगी 1/2², ये तो नहीं चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन हमको मिलेगी वो n=4 से n=2 के बीच ट्रांजिशन के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर हम 4² कर देंगे। अब हमको ध्यान से बस केवल वो तरीका ढूंढना है जिससे हम अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम कर सकें, क्योंकि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका कैलकुलेशन ही बहुत होता है, टाइम टेकिंग होता है।
तो इसको फोकस करके हम देखेंगे कि हम इसका कैलकुलेशन कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये करेक्ट कर लो बेटा, यहाँ पे देखो मैंने आर स्क्वायर लिख दिया है, इसको आर ठीक कर लो, इसको, इस फॉर्मूले को। तो अब हमने क्या किया कि हमने जो गिवन वैल्यूज़ थी, देखो तरीके बहुत सारे हैं कैलकुलेशन के, लेकिन बोर्ड में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि वो हमें क्या दे रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। तो उन्होंने क्योंकि हमको बामर सीरीज़ की फर्स्ट लाइन दी है तो हमें शुरू यहाँ से करना पड़ा, नहीं तो हम सेकेंड लाइन पता है हमको कि किस ट्रांजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। n=2 से n=4 के बारे में बात कर रहे हैं। n=2 से 3 के ट्रांजिशन में हमको 656.3 नैनोमीटर मिला हुआ है। तो n=2 से n=4 के बीच अगर आपको ट्रांजिशन देखना है और लैम्डा कैलकुलेट करनी है तो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला λ=12400 अपॉन डेल्टा ई, जहाँ डेल्टा ई हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे नोट करके एक बार इस तरीके को भी देख लेंगे। लेकिन जो इन्होंने मेथड मांगा है वो, क्योंकि 1/λ फर्स्ट सीरीज़ की दे रखी, फर्स्ट लाइन की दे रखी है, तो देखो इस तरीके से हमने गिवन इंफॉर्मेशन से सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू निकाली जो गिवन थी, और ये वैल्यू निकाली जो हमसे लैम्डा पूछी गई है उसके लिए एक्सप्रेशन। और अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं 1/2। तो हमको मिलेगा, तो ये आ गया हमारा, सिंप्लीफाई किया 1/2, डिवाइड किया दोनों इक्वेशन को, तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई करके आ गई। बहुत कम करने के बाद भी इस टॉपिक से कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना होगा और ज़्यादा ही होगा। लेकिन जो दूसरा तरीका है, अगर हमको ये स्टेप्स फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्ट ना किया जाए तो हम यूज़ कर सकते हैं λ=12400। अब ये तरीका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये शॉर्टेस्ट मेथड है, और अगर आपको डेल्टा ई पता हो, याद हो, तो वो जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन भी छोटा हो जाता है। 12400 अब आपको याद होना चाहिए। अब हम एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, लोएस्ट एनर्जी -13.6, उसके बाद -3.4, उसके बाद -1.51, उसके बाद -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये 4 बार बार यूज़ हो रहे हैं, पिछले कई क्वेश्चन से हम इस चीज़ को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो फोर्थ और सेकंड, फोर्थ यानी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो बामर सीरीज़ है उसमें n=2 यानी -3.4। तो अब हमको मिलेगा 12400। तो इस तरीके से अगर आप डेल्टा ई निकाल कर करोगे तो भी आपको अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा, ये जो डिजिट्स हैं इनमें हल्का सा चेंज वैल्यू में आता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन होते हैं, तो उससे आपको चिंता नहीं करनी है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आपकी लैम्डा की आ जाएगी जब 4 से 2 में ट्रांजिशन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, n=3 से n=2 के बीच ट्रांजिशन हो रहा है, तुम्हें लैम्डा कैलकुलेट करना है। साथ में उन्होंने पूछा है कि विल दिस फोटोन बी विजिबल और टू विच स्पेक्ट्रल लाइन विल दिस फोटोन बिलोंग। तो इन दोनों के आंसर तो हमें ऑलरेडी पता है कि n=2 का ट्रांजिशन इन्वॉल्व है, इसका मतलब बामर सीरीज, और बामर सीरीज विजिबल रीजन में लाई करती है। तो हम आंसर करेंगे टू विच स्पेक्ट्रल लाइन विल दिस फोटोन बिलोंग, तो दिस फोटोन बिलोंग्स टू बामर सीरीज। which lie in visible region. और अब मेन बात लैम्डा का कैलकुलेशन, तो लैम्डा इज 12400 3 से 2 में, यानी 3 मतलब फिर से ध्यान करो -13.6 -3.4
माइनस 1.51 माइनस 1.51 माइनस 3.4 कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ जाएगा आपका 6563 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर हम अपना कैलकुलेशन बचा सकते हैं। आंसर नैनोमीटर में एक्सपेक्ट किया जाता है अब, तो आप एंगस्ट्रॉम में जो वैल्यू निकलेगी, क्योंकि यहाँ से तो एंगस्ट्रॉम में निकलेगी, उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करके लिख दो। यहाँ हम कैलकुलेशन बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड से सेकंड में जो ट्रांजिशन होगा उससे हमको लेमडा की जो वैल्यू मिल रही है वो बामर सीरीज़ की पहली लाइन होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेमडा, और वो होगी 6563। अगर हमें ये वैल्यू याद है तो हम यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट करके, देखो फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है क्योंकि एक नंबर फॉर्मूले का होता है बोर्ड में। ठीक, और उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना अगला स्टेप होता है, और उसके बाद कैलकुलेशन के बाद एक नंबर आंसर का होता है। तो ये कैलकुलेशन हम इससे टाइम बचा सकते हैं हमको अगर ये याद है तो। और जो सेकंड मेथड है वो सेकंड मेथड कैलकुलेशन दोनों में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। 1 लेमडा इज आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। 1/लेमडा इज इक्वल टू आर की वैल्यू आपको दी भी होगी और आपको याद भी रखनी चाहिए, 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। n1 तो हमें पता है कि 2 स्क्वायर है और n2 3 स्क्वायर है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 1.097 इंटू 10⁻7 1/4 माइनस 1/9 दैट इज 1.097 और अब इसे लेमडा के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 6563 एंगस्ट्रॉम या 656.3 नैनोमीटर आंसर मिल जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है, इनमें से कोई एक तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन का पैटर्न ध्यान करो। तुमको लगातार वो लेमडा पूछ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स जो हमने डिस्कस किए हैं उसमें लेमडा पूछ रहे हैं, ट्रांजिशन गिवन है, और वो ट्रांजिशन भी नोन ट्रांजिशंस हैं ऑलमोस्ट फॉर लाइमन एंड फॉर बामर। n=1 और n=2 के बीच जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए लेमडा पूछा है। फॉर्मूला हमने लिखा 12400/Δe, और यहाँ पर अगर हमें याद है कि n=1 और n=2 के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है जो हमने डिस्कस किया था कि हमें याद हो जाना चाहिए, वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इसके अलावा n=1 से n=3 के लिए जो एनर्जी डिफरेंस है वो है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। n=1 से n=4 के लिए जो एनर्जी डिफरेंस है, 1 से 2 के लिए, 1 से 3 के लिए, 1 से 4 के लिए, 4 के लिए है 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे कैलकुलेशन को कम करके हमारे जो कैलकुलेशन का लेंदी प्रोसेस है इस टॉपिक का उसको ईज आउट करेंगे। तो यहाँ पर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 और 1 और 2 के लिए जो एनर्जी डिफरेंस है, और हमको ये भी तो पता है कि ये लाइमन सीरीज़ का फर्स्ट लेमडा है, फर्स्ट लाइन है, और इसकी वैल्यू 1216 होता है। तो कैलकुलेशन का पार्ट हमको यहाँ पे टाइम सेव हो जाएगा अगर हमें ये वैल्यू याद है। तो ये क्वेश्चन है हमारा 2012 का। तो आप पैटर्न को भी स्टडी करो ध्यान से कि जब हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं।